हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सल्तनत के मुख्य चुनौतियां। देखिए, दिल्ली में कई राजा आए और कई राजा जो है अपने सल्तनत को आगे बढ़ाया भी और इसी क्षेत्र को आधार बना के उन्होंने हर एक क्षेत्र को जो है विजय करने की जो है अपनी कामयाबी को झंडा गाड़े। लेकिन देखा जाए तो इसका कुछ हद तक जो है बहुत से सुल्तानों को इसका जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी चुनौतियों का जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे कि जो सल्तनत में जो है राजा ने राज्य किए उनको कौन कौन सी समस्याएं आए और किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं सल्तनत के प्रमुख चुनौतियाँ किस प्रकार की थी। बात अगर हम करें स्टार्टिंग दिल्ली में जो है मुगल वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यानी देखा जाए तो जैसे मुगल वंश को जो है आमंत्रित किया गया, यानी बाबर को जब आमंत्रण किया गया उसी समय से जो था यहाँ पर मुगल एम्पायर जो थी विस्तृत हो गई और उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सका। कहते 300 वर्ष से अधिक के शासनकाल में सल्तनत ने काफ़ी उतार चढ़ाव पर जो है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्चस्व कायम रखा। और यहाँ हम सल्तनत के समक्ष आई चुनौतियों पर जो है विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे और चर्चा करेंगे कि ये आखिर इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। चलिए देखते हैं क्या है। यानी सबसे पहले चुनौती के रूप में देखा जाए तो मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। आखिर ये आक्रमण कितना हद तक सशक्त था? अपने शासन के साथ ही जो है सल्तनत मंगोल के आक्रमणकारियों के निशाने पर रही, क्योंकि हमेशा जो है मंगोल के निशाने पर ही ये संतुलन था। और मंगोल कबालाई समूह थे जो उत्तर चीन तथा बकाइकल झील के पूर्व के मूल निवासी हुआ करते थे। उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी में साम्राज्य की स्थापना किया और 13वीं शताब्दी के बाद से ही उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण करते रहे। एक नीति के अंतर्गत सुल्तानों ने उन्हें प्रसन्न रखा तथा कई बार रोका भी। कहते हैं बलबन तथा अलाउद्दीन खलजी ने विशाल सैन्य शक्ति के मदद से उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है कतलयुग ख्वाजा ने नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंचे तथा बहुत ही नुकसान पहुंचाया। कहते मंगोल द्वारा किया गया अंतिम महत्वपूर्ण हमला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है तरसमेरीन के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं सुल्तान की शक्ति तथा संसाधनों का बड़ा हिस्सा इन हमलों को रोकने में जो है प्रयुक्त हुआ, किंतु ये हमले सल्तनत को नष्ट नहीं कर पाए। यानी देखा जाए सल्तनत को नष्ट नहीं कर सके क्योंकि रोकने में इन्होंने पूरी शक्तियां को जो है झोंक दिया। एक अन्य हमले जिससे सल्तनत से पूरी तरह जो हिलाकर रख दिया था वो हमला हुआ था 1398 में जब तैमूर का हमला था। यानी देखा जाए 1398 में तैमूर के द्वारा किया गया हमला सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक हमला था, जिसमें दिल्ली सल्तनत की जो है कमजोर स्थिति तैमूर के दिल्ली आक्रमण के बाद और कमजोर हो गई थी। तैमूर जो है तुर्कों को जो है चंगताई जाति के सरदार का पुत्र था और जब उसने भारत पर आक्रमण किया उस समय वह पूरे मध्य एशिया का सुल्तान था। भारत पर तैमूर द्वारा किया गया हमला टूट पाट वाला हमला था और उसका मुख्य उद्देश्य 200 वर्ष में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्र की गई दौलत को लूटना था। सुल्तान नसरुद्दीन तथा उसके वजीर मुल्लू एक वसल ने जो हालांकि तैमूर का सामना करने की कोशिश की परंतु वे पराजित हुए। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 दिन तक रहा। उसने कत्लेआम का आदेश दिया और महिला बच्चे सहित बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान मारे गए। भारत छोड़ने से पूर्व तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव तक हिला दिया और दिल्ली सल्तनत के पंजाब में नियंत्रण खो दिया। तैमूर ने सुल्तान के शासक के रूप में जो है खिजर खान को जो है नियुक्त कर दिया, जिसका नियंत्रण पंजाब पर भी था। तुगलक वंश के पतन के पश्चात उसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और सैयद वंश की जो है नींव डाल दी गई। कहते हैं उसके पश्चात कुलीन वर्ग की आपसी जंग वहां पर जारी रही। दिल्ली में देखा जाए तो कुलीन वर्ग की आपसी जंग जो है जारी थी। कहते 300 वर्ष
कि दिल्ली सल्तनत के युग में 5 वंशों का शासन देखा गया, यानी 300 वर्ष में 5 जो है वंशों ने यहाँ पर शासन किया और इन वंशों के परिवर्तित शासकों को सत्ताविच्छ होने में मुख्य भूमिका सुल्तान तथा कुलीनों यानी उमरों के संघर्ष ने निभाई। ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद ही वे उत्तराधिकारी के मुद्दे पर उलझ गए। ठीक है, यानी ये बहुत बड़ा जो समय अवधि था जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के संघर्ष चलती रही। अंततः इल्तुतमिश विजेता बनकर उभरा, यानी इल्तुतमिश को जो है विजेता बनाया गया जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत था। इल्तुतमिश ने वफादार उमरों का जो है समूह बनाया जिसे तुर्क ए चलहगानी यानी 40 कहा गया, यानी 40 सरदारों का एक संगठन बनाया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहता है और बीए में भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत जो है 40 समूह के कुछ सदस्य अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों के सुल्तान बनाने के जो है फिराक में लग गए और कहते हैं 10 वर्ष में 5 सुल्तानों को बदले गए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस समय। इसके पश्चात जिस सुल्तान ने शासन किया वह नसरुद्दीन मोहम्मद था, जिसने लगभग 20 वर्ष शासन किया। बलबन कार्यकाली सुल्तान था और यही बलबन जो है नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात सुल्तान बना। और इसी के जो नीति रक्त नीति के विषय में जो है आप लोग जानते ही होंगे कि जो बलबन था अपने रक्त नीति के लिए बहुत काफ़ी फेमस था, क्योंकि इस समय बार बार हमला हो रहा था, बार बार लुटेरा हो रहा था। तो इसने जो है जो भी लुटेरा पकड़े जाते थे उसके शरीरों में क्या करते थे कि पूरे ही हड्डियों को निकाल के भूसा भर के चौराहों पर लटका देते, जिससे वजह से जो है उस समय अपराध होना कहा जाए तो हर संभव खत्म हो गया था। हर शक्तिशाली शासक की मृत्यु के पश्चात सामान्य घटना हुई। बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक इत्यादि। कहते हैं उत्तराधिकारी कोई निश्चित नियम न होने की वजह से हर शक्तिशाली अमीर अपने पसंद के उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठाने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। अंततः महदलोल लोधी को जो है सिंहासनारोहण के साथ अफगान में जो है सुल्तान पद की दौड़ से तुर्की को बाहर कर दिया गया। यानी देखा जाए तो बहलोल लोधी ने जो है अपना सिंहासन लिया और जो है लोधी वंश का यहाँ पर स्थापना किया। देखा जाए तो सबसे अधिक कठिनाई जो थी प्रांतीय शक्ति के अंतर्गत था। कहते हैं इस समय प्रांतीय शक्ति बहुत थी और सभी क्षेत्र में जो थे वहाँ पर सरदारों ने अपने आप को राजा घोषित कर रखा था और उन्हीं के कंट्रोल में कई प्रांत होते थे। तो प्रांतीय शक्ति होने के कारण जो है दिल्ली की बहुत कमज़ोर हो गया था। कहते हैं संघर्ष का अन्य रूप विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रत्ययों प्रमुखों द्वारा स्वतंत्र का जो है झंडा बुलंद यानी झंडा बुलंद करना था। परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र तुर्क तथा अफगान शक्तियों का इस समय उदय हुआ। ऐसे प्रदेशों में मुख्य थे बंगाल, लखनऊ, तीस जौनपुर, मलवा, गुजरात और दक्कन का बहनवी राज्य। ये प्रदेश अक्सर जो है सल्तनत का दुर्बल बनना एक स्वाभाविक बात बन गया। आगे हमारे समक्ष आया भारतीय शासकों के विद्रोह। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि भारतीय शासक जो थे हर समय कोई ना कोई विद्रोह का जो है झंडा लहरा रहे थे। ये चुप बैठना इनको आता नहीं था और ये हर समय भारत पर कोई ना कोई रूप रंग से अटैक करने की कोशिश करते रहते। सुल्तानों को भारतीय शासकों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा था और राजपूताना के राजपूत सरदार मवार और रणभोर चित्तौड़ आदि थे। कहते वरंगल, देवगिरी, दक्कन तथा दक्षिण में मलाबार धारा के राजा, मध्य भारत मलवा, उड़ीसा में जयनगर तथा कई छोटे प्रांत प्रमुख के लगातार जो पराजय के पश्चात भी सल्तनत के साथ संघर्ष करते रहते थे। इन सभी संघर्षों के जो है सल्तनत को कमज़ोर करके रख दिया। कहते हैं जब अपने ही घर में लड़ते रहेंगे तो कैसे जो है आगे स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है। तो यही हुआ कि भारत में जो थे शासक वो आपस में ही राजा को चुनौती दे रहे थे, जिसकी वजह से बाहरी आक्रमण ने पूरी तरह से जो है भारत पे कब्जा करने में सक्षम हो गए और उनको जो है हराने में भी सक्षम हो गए। खिलजी तथा तुगलक वंश के शासन के उपरांत सल्तनत की स्थिति बहुत काफ़ी कमज़ोर होती चली गई और सन 1526 में बाबर ने निर्णायक आक्रमण करके इसका अंत कर दिया, जहां इब्राहिम लोधी को हरा के जो है ये पानी कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पानीपत का युद्ध था, जिसमें बाबर ने जो है विजय हासिल करके और यहाँ पर जो है अपनी शासन की जो झंडा दे दिया। यानी मुग़ल साम्राज्य का जो था यहीं से स्थापना हो गया, जिसका हम जो है अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मुग़ल साम्राज्य। अब एक अधिक संगठित मुग़ल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ और उसने आगे 20 वर्ष तक शासन किया।
उसके पश्चात है क्षेत्रीय शक्ति का उदय। देखिए क्षेत्रीय शक्ति का उदय तब हुआ जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से, यानी देखा जाए, आपको मैंने बताया भी था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा लेकिन लोगों के सपोर्ट न होने की वजह से अनपढ़ कहलाया, क्योंकि जो भी नीति बनाता था उसके जो है अपने ही उसके विरोधी हो जाते थे, जिसके वजह से उसका सल्तनत जो था तहस नहस हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा होने के पश्चात भी लोगों के सहयोग न मिलने से अनपढ़ कहलाया। मोहम्मद तुगलक की जो है शासनकाल से दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हो गया था, क्योंकि उस समय जो सोने के सिक्के बनाए जाते थे वो जो है पित्तल के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसका कारण आपने पहले ही जान चुके हो। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु यह सफल हुआ। हर संभव कोशिश जो था असफल हुआ। कहते हैं जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो वो जो है सफल कैसे हो सकता है। इस अवधि के दौरान कुछ प्राचीन शक्ति ने खुद को सल्तनत के शासन को स्वतंत्रता घोषित कर भी दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्षेत्रीय शक्तियों का जो है उदय। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जौनपुर। चलिए देखते हैं जौनपुर में क्या है। जौनपुर के अंतर्गत देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की जो है पूर्वी भाग की ये प्रमुख समृद्ध शक्ति जौनपुर थी, यानी दिल्ली से पूर्व के क्षेत्र में जो था जौनपुर था, जो काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली था। मलिक सरवरल जैनपुर का शासक था और जल्द ही वो कन्नौज, कारा और अवध, सदील और दायमारू, बहराइच, बिहार तथा त्रिहुट की भी शासक बन बैठा। हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और उसने शर्की वंश की नींव डाली, यानी शर्की वंश का नींव जो है इसी के अंतर्गत डाला गया। कहते हैं सन 1399 में जो है मलिक सरवल की मृत्यु के पश्चात उसका गोद लिया पुत्र मलिक कर्णफुल सिंहासन में बैठा और उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की और शर्की वंश का जो है प्रथम सुल्तान भी बना। जहां मुबारक शाह जौनपुर का शासक था, उसी समय जो है महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और मुलुक इकबाल के हाथों की कठपुतली बन के रह गया। मलुक इकबाल की जो है जैनपुर के जितने के प्रयास किया पर असफल रहे। सन 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा जो भाई इब्राहिम शासक बना, जिसके शासन अवधि 34 वर्ष तक रही। इब्राहिम के शासनकाल के दौरान दिल्ली और जैनपुर के संबंध मधुर नहीं रहे। इब्राहिम शार्की वंश का महान शासक था, जिसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा। उसके शासनकाल के दौरान विशेष प्रकार के जो स्थापित कला का विकास भी हुआ, जिसे स्थापित की शार्की शैली भी कहा गया। इस काल की प्रमुख इमारत जौनपुर की अटाला मस्जिद थी। इब्राहिम के उत्तराधिकारी ने चुनार के किले पर विजय पाई और उसने कलापी के विजय करने का भी प्रयत्न किया पर असफल हुआ। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया पर बलहौल लोधी ने उसे पराजित कर दिया। कहते हैं महमूद के पश्चात मोहम्मद शाह का हुसैन शाह का शासनकाल चलता रहा और सन 1500 ईस्वी में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात ही शार्की वंश का सदैव के लिए अंत हो गया। उसके पश्चात अगला जो है हमारा कश्मीर। देखिए कश्मीर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व था उस समय। कहते हैं सलाहुद्दीन शाह जो है 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और सन 1398 में सिकंदर गद्दी पर बैठा। यानी ये आपको लिए जो है कई जगह क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला जो है कश्मीर का मुस्लिम शासक कौन था। सलाहुद्दीन याद रखना है, सलाहुद्दीन ने 1339 में जो है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। ये कई एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वह एक शक्तिशाली तथा वीर शासक था और सिकंदर की मृत्यु जो 1416 ईस्वी में हुई थी, उसका पुत्र अली शाह गद्दी पर बैठा। कुछ वर्षों के उपरांत जो है उसका भाई शाह खान तैमूर ने अवधीन के नाम से गद्दी पर हासिल कर लिया। कहते हैं जैतून अवधीन उदार जो है बुद्धिमान शासक था और प्रत्येक समूह का समर्थन उसको प्राप्त था। इसके लिए उसने उन सभी संघों का आह्वान किया जिन्हें सिकंदर ने नष्ट करके रख दिया था। उसने जजिया कर को हटाया और गोवध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और जैन अवलदीन के कश्मीर के आर्थिक विकास पर विशेष बल देना शुरू कर दिया। वो फारसी संस्कृति, तिब्बत तथा कश्मीरी भाषा का बहुत ही विद्वान व्यक्ति में से एक था। उसने महाभारत तथा राजतरणी जो है कश्मीरी इतिहास के फारसी में अनुवाद की आज्ञा भी दी। यानी इसके समय अवधि में महाभारत और राजतरंगिणी का जो है कश्मीरी इतिहास में फारसी में अनुवादित किया गया। जनरल अवदीन के जो है उत्तराधिकारी कमजोर शासक साबित हुए
और उनकी दुर्बलता का फ़ायदा उठाकर बाबर ने एक जो है रिश्तेदार मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और सन जो है 1586 में अकबर ने कश्मीर के मुग़ल साम्राज्य में शामिल करके रख लिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं जहाँ ये स्टार्ट हुआ वहाँ पर जो है उनकी बेवकूफ़ी की वजह से बाबर ने जो है उस पर कब्जा कर लिया और सदैव के लिए जो है मुग़ल एम्पायर में मिला लिया। उसके पश्चात है मलवा। देखिए मलवा दिल्ली सल्तनत का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था और सन 1310 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीता था और तथा यह फिरोज तुगलक की मृत्यु तक यह दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बना रहा और सन 1401 में तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिलवारा खान ने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उतार फेंका और उसने सुल्तान की शाही उपाधि धारण नहीं की। सन 1405 में दिलावर खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अला खान सिंहासन पर जा बैठा तथा होशांग शाह की उपाधि धारण कर ली। उसने माडू को अपनी राजधानी बना लिया और हिंदी महल, जामा मस्जिद तथा जहेज महल और माडू संस्कृति के कुछ नमूने थे। होशांग खान के पश्चात जो है गाजी खान सिंहासन पर बैठा और जिसने 1436 ईस्वी में उसके मंत्री महमूद खान समुचित कर दिया, यानी उसको जो है पराजित करके उसका अपना जो है अस्तित्व स्थापित कर लिया। महमूद के शाह की उपाधि धारण किया और मलाब के जो है खिलजी वंश की इसी समय स्थापना हुई। महमूद खलजी के शासनकाल में मलाब शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य बन गया और फरिश्ता के अनुसार वह वीरनम, बहादुर तथा बुद्धिमान व्यक्ति था। महमूद के बाद उसके उत्तराधिकारी क्रमशः गयाउद्दीन, नसरुद्दीन आदि बने। सन 1510 ईस्वी में महमूद द्वितीय ने गद्दी संभाली और उसने दगाबाज अमीरों के दबाने के लिए वीर राजपूत मेदिन सराय को बुलाया तथा उसे अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त भी किया। दरबार में राजपूतों के वर्चस्व ने ईर्ष्या के माहौल का निर्माण किया और गुजरात के सुल्तान ने मलाब को हराकर उसे गुजरात का एक अंग बना लिया। अब गुजरात का अंग होने के कारण ये जो सल्तनत थी गुजरात के अंतर्गत आ गई। उसके पश्चात गुजरात की अगर हम इतिहास की बात करें तो कहते हैं गुजरात की भौगोलिक स्थिति कहते संपन्नता तथा उपजाऊ उर्वरकता से जो है आक्रमणकारियों ने सदा ही अपनी ओर आकर्षित किया है। कहते सुल्तान अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया, यानी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा सबसे पहले अलाउद्दीन खलजी ने बनाया। इससे पहले गुजरात स्वतंत्र था। उसके बाद वह तुर्क शासकों को ही अपने अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय जाफर खान उस क्षेत्र का संचलन कर रहा था। उसने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ दिया और सन 1410 में गुजरात का स्वतंत्र शासक बन बैठा। गुजरात के शासकों में सबसे प्रमुख शासक अहमद शाह था जो 1411 से लेकर 1441 ईस्वी तक शासन किया। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने राजपूतों को नियंत्रण में रखा और अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की स्थापना भी उसी समय किया। यानी देखा जाए तो अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद शहर की जो है स्थापना किया गया। सन 1441 में अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा और वह जरबख्श के नाम से काफ़ी जाना गया। कहते 1451 में संघर्षकारियों ने हाथों उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि संघर्षकारियों की उसके क्षेत्र में काफ़ी थे और उन्होंने जो है उसकी मृत्यु का घात उतार दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद 2 अयोग्य शासकों का समय चला। अमीरों ने अहमद शाह के पोते फहद खान को सिंहासन पर बैठाया। वह इस वंश का असफलतम शासक था। उसने जो कहते हैं 52 वर्ष तक शासन किया और उसके पश्चात कई उत्तराधिकारी हुए जिनके शासनकाल बहुत छोटे रहे। सन जो है 1572 में अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल शासक का इसे हिस्सा बना लिया। कहते हैं गुजरात को भी जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसको अंत में 1572 में अकबर ने जो है इस पर आक्रमण करके गुजरात को भी जो है अपने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस तरह से जो है गुजरात का जो है विलय हो गया दिल्ली सल्तनत में। उसके पश्चात था बंगाल के राज्य। देखिए बंगाल की क्या हिस्ट्री है, बंगाल आखिर कैसे था और इसका क्या अवस्था थी। कहते हैं देखा जाए दिल्ली सल्तनत का सुदूर जो है पूर्वी क्षेत्र बंगाल था। यातायात और संचार के साधन के अभाव की वजह से इस क्षेत्र के नियंत्रण में काफ़ी कठिनाई आती थी। हालांकि बंगाल दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन गया था, परंतु कई बार उसने जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद बिन बख्तियार ने बंगाल के मोहम्मद गौरी द्वारा विजय क्षेत्र का ही एक हिस्सा बना दिया था। यानी देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन बख्तियार ने बंगाल को मोहम्मद गौरी द्वारा विजय क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने स्थानीय जनता की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बलबन ने बंगाल को दिल्ली की अधीनता स्वीकारने का वाध्य भी किया तथा उसने अपने पुत्र बुगर खान को वहां का शासक भी नियुक्त किया। किंतु बलबन की मृत्यु के उपरांत उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गियाउद्दीन तुगलक ने इस झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया तथा बंगाल के 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। कहते हैं लखनौती, सतगांव और सोनानार गांव, ये तीनों नाम बहुत काफ़ी विख्यात हुई। इसको बंगाल को 3 प्रशासनिक इकाई में बांटने का काफ़ी इम्पोर्टेंट था तत्व। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयत्न भी किया, किंतु जब सुल्तान अन्य विद्रोह को दबाने में व्यस्त था तो बंगाल ने खुद को दिल्ली से एकदम अलग करके रख लिया। एक अभिजात हाजी इलियास ने बंगाल को पुनः संगठित करने की कोशिश भी किया। शहाबुद्दीन इलाही शाह ने बंगाल में गद्दी पर बैठा और हाजी इलियास के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए फिरोज तुगलक को बंगाल को जीतने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। उसे इलियास के साथ संधि करनी पड़ी और संधि के अनुसार दोनों राजाओं के बीच कोशी नियंत्रण रेखा बनी और सन 1357 ईस्वी में हाजी इलियास की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को सल्तनत को मिलाने का दोबारा प्रयत्न किया, किंतु वह पुण्य असफल हुआ और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात गियाउद्दीन आजम सिंहासन पर का अधिकारी बन बैठा। उसने चीन के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम भी किए, जिसे समृद्ध विदेशी व्यापार को जन्म दिया। इसके पश्चात नसरुद्दीन हाजी इलियास का पुत्र बंगाल का शासक बना और उसकी शांतिपूर्ण शासनकाल 17 वर्ष तक चला। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल धनी संपन्न प्रदेश बन गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात 1518 ईस्वी में नासिर खान सिंहासन पर नसरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से बैठा और सन 1538 में शेर शाह सूरी ने सुल्तान गियाउद्दीन महमूद शाह को पराजित कर बंगाल को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। तो इस तरह से बंगाल का विलय हो गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला हम करेंगे मुगल काल साम्राज्य के विषय में, यानी मुगल के विषय में करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह तिरपान सेशन के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।